अरे कहाँ मर गई ये लड़की। कुछ पता नहीं रहता इस लड़की का। एक काम बोला था हमने कि जाकर हमारी साड़ी पप्पू के यहाँ से ले आए, पर देखो महारानी को अभी तक नहीं आई है। 2 घंटा होने को है। एक 40-45 साल की औरत गुस्से में चिल्ला रही थी। तभी पीछे से आवाज आती है, क्या हुआ रमा दीदी, क्यों गुस्सा हो रही हो आप? रमा कुछ उकड़े भाव से बोलती है, क्या बताएं जानकी, इस दिविसा की माँ तो मर गई, इसे हमारी किस्मत में छोड़ गई। जानकी साथ मिलकर बोलती है, हाँ दीदी, जब ये लड़की घर आए तो अच्छे से खबर लेना। वहीं दूसरी तरफ एक कंप्यूटर कैफे में दो लड़कियां अपनी उंगली क्रॉस करके एकदम कंप्यूटर को देख रही थीं और धीरे धीरे बड़बड़ा रही थीं, प्लीज प्लीज प्लीज, और एक साथ जोर से चिल्लाती हैं। ये उनमें से एक लड़की बोलती है, दीदी तुमने टॉप किया है, हम बहुत खुश हैं तुम्हारे लिए। तुम्हें पूरी स्कॉलरशिप मिलेगी कॉलेज से, और वो भी दिल्ली के इतने बड़े कॉलेज से। वही दिविसा अपनी आंखों में आंसू लिए झटके से अपनी दोस्त के गले लग जाती है। फिर थोड़ा शांत होकर कहती है, बेदू, हम आज बहुत खुश हैं। अब हम अपना सपना पूरा कर सकते हैं। लेकिन तुरंत ही कुछ सोचते हुए उसका चेहरा लटक जाता है। ये देख बेदू कहती है, क्या हुआ देवी, तुम्हारा मुंह क्यों लटक गया है अचानक से? दिविसा कुछ देर शांत रहने के बाद कहती है, चलो ये सब बातें हम बाद में करेंगे, अभी हमें घर चलना होगा, हम पहले ही लेट हो चुके हैं। फिर दिविसा और बेदू जल्दी से बेदू की स्कूटी के पास आते हैं। बेदू जल्दी से दिविसा को उसके घर छोड़ती है और फिर अपने घर के लिए निकल जाती है। अब दिविसा एक लंबी सांस लेती है और घर के अंदर जैसे ही अपना एक कदम रखती है, रमा जी का गुस्सा उस पर फूट पड़ता है। कहाँ मर गई थी, एक साड़ी लाने में इतना समय लगता है क्या? एक काम तुझसे नहीं होता ढंग से। पता नहीं ससुराल जाएगी तो काम कैसे करेगी, हमारी तो नाक कटवा कर ही रहेगी ये लड़की। और इसी के साथ एक बॉस उठाकर गुस्से से दिविसा के पास पटक देती हैं, जिससे दिविसा डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और 2 कदम पीछे हट जाती है। दिव्य डर से 2 कदम पीछे हट जाती है तो रमा जी गुस्से में दांत पीसते हुए कहती हैं, अब क्या इधर ही खड़े रहने का इरादा है महारानी का, या आप अंदर भी आएंगी? दिव्य डरते हुए जवाब देती है, सॉरी माँ, वो हम अपना रिजल्ट देखने चले गए थे, इस कारण हमें थोड़ा लेट हो गया। तभी रमा जी कहती हैं, अब ये पढ़ाई लिखाई भूल जाओ, आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो जल्दी से तैयार हो जाओ। यह सुनकर दिव्य की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और वह तुरंत बोल पड़ती है, हमें अभी शादी नहीं करनी। रमा जी को यह बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आता है, पर वह किसी तरह अपने आप पर काबू करती हैं और कहती हैं, हम कुछ सुनना नहीं चाहते, अपने कमरे में जाओ और तैयार हो जाओ, तुम्हारे पापा भी आते होंगे अब, हम कोई तमाशा नहीं चाहते। दीदी अब कुछ नहीं कहती और अपने कमरे की ओर चली जाती है, पर फिर वह अपने कमरे के आगे बढ़ जाती है और अपनी दादी के कमरे में चली जाती है और देखती है कि एक 60-65 वर्ष की महिला बेड पर बैठी हुई है। यह महिला है दिविसा की दादी, लक्ष्मी शर्मा। दादी जी की नज़र जब दरवाजे पर खड़ी दिविसा पर जाती है तो उसे प्यार से अपने पास बुलाती है। दिविसा जल्दी से अपनी दादी के पास आ जाती है और उनकी गोद में अपना सर रख देती है और कहती है, दादी आपको पता है, हमने दिल्ली के सबसे बड़े कॉलेज के एग्ज़ाम को पास कर लिया है और हमें फुल स्कॉलरशिप मिली है, और माँ हमारी शादी करवाना चाहती हैं। प्लीज़ दादी, आप बात करिए ना माँ पापा से कि अभी हम पढ़ना चाहते हैं और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। दिविसा की बात सुनकर दादी कहती हैं, मेरी बच्ची, तुम तो जानती हो कि तुम्हारे दादाजी के जाने के बाद हमारी इस घर में क्या इज्जत रह गई है, अब हमारी सुनता ही कौन है? अपनी दादी की बात सुनकर दिविसा चुप हो जाती है। तो दादी कहती हैं, बच्चा तुम एक बार लड़के से मिल लो, बात करके देखो, हो सकता है कि लड़का अच्छा हो और तुम्हारी पढ़ाई के लिए मान जाए और तुम्हें हमेशा खुश रखे। दिविसा अपने कमरे में आ जाती है, फिर एक तस्वीर को हाथ में लेकर जाती है और तस्वीर को देखकर बातें करने लगती है। मम्मी, आप क्यों मुझे छोड़कर चली गईं? अगर आज आप होती तो कितना अच्छा होता, पर कोई बात नहीं, हमारे पास हमारी दादी है, हमारी छोटी है। दिविसा शर्मा, 18 वर्ष। दिविसा के पिता सूरज शर्मा, 45 वर्ष। सौतेली माँ रमा शर्मा, 40 वर्ष। चाचा आलोक शर्मा, 43 वर्ष। चाची जानकी शर्मा, 39 वर्ष। रमा की बेटी परिधि शर्मा, दिविसा प्यार से छोटी बुलाती है, 16 वर्ष की। आलोक जी का बेटा रमन शर्मा, 23 वर्ष का। दिविसा अपने रूम के अटैच बाथरूम में चली जाती है, फिर शावर लेकर कमरे से आती है। इस वक्त उसके लंबे कमर तक के बाल गीले थे, जिन्हें वह अपने टॉवल से पोंछ रही थी।
उसके चेहरे पर लाली थी नहाने के कारण, लेकिन उसमें बुरी आंखों में एक उदासी थी जो वह चाह कर भी नहीं छुपा पा रही थी। तभी उसके रूम का दरवाजा खुलता है और एक 16 साल की लड़की दौड़कर आती है और पीछे से दिविसा को गले लगा लेती है और चहकते हुए कहती है, दीदी आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं। आखिर आज हमारे होने वाले जीजा जी आने वाले हैं। दिविसा जब यह सुनती है तो तुरंत पलट जाती है और लड़की को घूर कर देखती है और कहती है, छोटी ये क्या बकवास है, वो कोई तुम्हारे जीजा जी नहीं है समझी। अपनी बकवास बंद करो, नहीं तो हम तुम्हें इतना मारेंगे कि तुम्हें दिन में तारे दिखने लग जाएंगे। छोटी हंसती है और कहती है, हमने कब जीजा जी कहा, हम तो होने वाले जीजा जी कह रहे थे। लगता है आपको बहुत जल्दी है उन्हें हमारे जीजा जी बनाने की। दिवी बोलती है, तुम यहाँ आई हो तो छोटी कुछ काम था क्या। छोटी कहती है, क्यों, हम बिना काम के आपके रूम में नहीं आ सकते क्या। थोड़ा ड्रामा करते हुए कहती है, अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई है, आपने तो अभी से पराया कर दिया। हे भगवान, क्या आपको इस मासूम बच्ची पर तरस नहीं आता। एक ही तो बहन है हमारी, वो भी इतनी जल्दी भूल गई हमें। और छोटी मासूम सा चेहरा बना लेती है। उसके मासूम से चेहरे को देखकर दिव्य उसे गले लगा लेती है और बोलती है, ऐसा कभी हो सकता है कि हम अपनी जान को भूल जाएं। तो परिदिवी दिवसा को कस के गले लगा लेती है। फिर छोटी एकदम से अलग होकर कहती है, हम तो भूल ही गए थे, माँ ने साड़ी भेजी है, उन्होंने आपको यही साड़ी पहनने को कहा है। ऐसा बोलकर परिधि वो साड़ी दिविसा को दे देती है। दिविसा उस साड़ी को देखती है। वह एक बहुत ही सुंदर रॉयल ब्लू कलर की साड़ी थी और फुल स्लीव ब्लाउज जो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। फिर वह उस साड़ी को लेकर बाथरूम जाती है और 15 मिनट बाद बाहर आती है। उसे देखते ही परिधि के मुंह से सीटी निकल जाती है। फिर परिधि कहती है, आज तो हमारी दी कितनों पर बिजली गिराने वाली है, क्या बात है। उसकी बात पर दिविसा बस स्माइल पास कर देती है। शाम के 6 बजे नीचे हॉल में एक लड़का जिसकी एज 24 ईयर होगी बैठा था। उसकी बगल में उसके पापा जिनकी उम्र 50 साल होगी और लड़के की माँ जिनकी उम्र 45 होगी बैठे थे। वहीं दूसरी सीट पर दिवी के पापा और चाचा बैठे थे। एक तरफ उसकी माँ और चाची बैठी थी। आलोक जी का बेटा पढ़ाई के लिए मुंबई गया हुआ था, इस कारण वह यहाँ नहीं था। तभी सूरज जी कहते हैं, और बताओ जीत बेटा, आप आगे क्या करना चाहते हो। अरोड़ा साहब का बिजनेस संभालना है या कुछ और करना है। तब जीत कहता है, नहीं अंकल, मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, बस फंड के लिए वेट कर रहा हूँ। जैसे उसका इंतजाम हो जाएगा मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँगा। तभी जीत के डैड कहते हैं, एमएलए साहब, अब आप ही समझाइए हमारे नवाब साहब को, इतना बड़ा बिजनेस होने के बाद भी इनको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और मुझसे भी हेल्प नहीं लेनी है। सूरज जी जो कि एक एमएलए है वो कहते हैं, ये तो अच्छी बात है मोहन अरोरा कि आपको इतना खुददार बेटा मिला है, नहीं तो आजकल के बच्चे कहाँ अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस रहते हैं। तभी जीत की माँ मीना जी कहती हैं, भाई साहब ये सब बातें तो होती रहेंगी, पहले लड़की को तो बुलाएं। उनकी बात सुनकर रमा जी छोटी को आवाज लगाती हैं और कहती हैं, बेटा जाओ दिविसा को बुलाकर ले आओ। थोड़ी देर बाद सभी की नज़र सीढ़ी की तरफ थमसी जाती है। दिविसा ने ब्लू कलर की साड़ी, फुल बाजू के ब्लाउज, माथे पर ब्लू बिंदी, कमर तक खुले लंबे बाल, आंखों में भर के काजल, होंठ पर पिंक कलर की लिपस्टिक, कुल मिलाकर हमारी दिविसा आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। वहीं अगर जीत की बात करें, वो भी बहुत स्मार्ट लग रहा था। 5 फुट 11 हाइट, जिम में बनाई हुई बॉडी, वो बहुत हैंडसम लग रहा था। छोटी दिविसा को लेकर नीचे आती है और उसे वही सिंगल सोफे पर बैठा देती है। तभी मीना जी कहती हैं, बहुत सुंदर लग रही हो बेटा, किसी की नज़र न लगे तुम्हें। फिर सूरज जी कहते हैं, अरोरा साहब, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो दोनों बच्चे अगर बात कर लेते तो अच्छा होता। आखिर पूरी जिंदगी तो इनको ही साथ में बितानी है। जिस पर मोहन जी कहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है एमएलए साहब। तो सूरज जी कहते हैं, जाओ दीदी, जीत को अपना कमरा दिखा दो। दिविसा का कमरा। दिविसा और जीत बालकनी में खड़े थे, दोनों ही कुछ नहीं बोल रहे थे। तभी उस शांति को भंग करते हुए जीत कहता है, आप मेरे बारे में कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं। दिविसा अपनी नज़र उठाकर सामने की तरफ देखती है तो उसे जीत का हैंडसम चेहरा नजर आता है और वो उसे ही देखने लग जाती है। बहुत देर तक जब वो कुछ नहीं बोलती तो जीत थोड़ा खांसता है, हम्म। तब दिविसा होश में आती है और अपनी नजर चुराने लगती है, जिस पर जीत मुस्कुरा देता है। फिर जीत एक बात बोलता है, क्या हुआ,
कुछ नहीं पूछना आपको। तो दिविसा एक बार उसे देखती है और फिर बालकनी के बाहर देखते हुए कहती है, नहीं, पर हमें आपको कुछ बताना है। हम आगे अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं। अगर आपको इससे कोई एतराज़ है तो प्लीज़ आप शादी के लिए मना कर दीजिए, क्योंकि हमारी बात हमारे घर पर कोई नहीं मान रहे हैं। तो प्लीज़ आप ही मना कर दीजिए। जीत एकटक दिविसा को ही देख रहा था। फिर वो कहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपकी पढ़ाई से। वैसे आप आगे क्या पढ़ना चाहती हैं? दिविसा खुश होकर कहती है, हमें बिजनेस करना है, इसलिए हम बिजनेस स्टडी करेंगे। फिर जीत कहता है, नीचे चलें तब? दोनों नीचे आकर सभी के साथ बैठ जाते हैं। तभी सूरज जी कहते हैं, वैसे बेटा आप अपने बिजनेस में पैसे के फंड की चिंता ना करें, क्योंकि हमारी दिविसा के नाम एक ज़मीन है जो बिल के मुताबिक शादी के बाद उसके पति की हो जाएगी। तो वैसे भी वो शादी के बाद आपकी ही होनी है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जीत बोलता है, नहीं अंकल, वो दिविसा की अमानत है, उस पर इनका ही हक है, मैं वो यूज़ नहीं कर सकता। ये सुनते ही दिविसा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। फिर मीना जी पूछती हैं, वैसे क्या तुम दोनों को ये रिश्ता मंजूर है? तो दोनों ही हाँ कर देते हैं और सभी खुश हो जाते हैं। अरोरा साहब कहते हैं, हमें शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जीत हफ्ते बाद 2 महीने के लिए लंदन जाने वाला है किसी काम से। तो पंडित जी से बात हुई थी हमारी, 1 हफ्ते बाद का मुहूर्त अच्छा है, हम उस दिन ही शादी करना चाहते हैं, अगर आपको मंजूर हो तो। सभी इस बात को एग्री करते हैं और फिर लड़के वाले चले जाते हैं। दिविसा का रूम। परिधि, दी, आप खुश तो है ना? आपने अपनी मर्जी से शादी के लिए हाँ किया है ना? जब दिविसा परित की बात सुनती है तो एक फीकी स्माइल देती है और कहती है, मेरे पास और कोई ऑप्शन था क्या? शादी तो करनी ही है, तो फिर इसे अपना लेना ही सही होगा ना। और वैसे भी जीत जी अच्छे इंसान है, उन्होंने कहा है वो मुझे पढ़ने देंगे। इसी तरह दोनों बहन आपस में बातें करती हैं, फिर दोनों सोने चली जाती हैं। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर सभी बैठे होते हैं। सूरज जी दिविसा की तरफ देखते हुए कहते हैं, बेटा आप अब अपनी शादी की शॉपिंग स्टार्ट कर दीजिए, टाइम बहुत कम बचा है। अब तो आज आप चली जाइए और जो भी ड्रेस पसंद हो वो ले लीजिएगा, हो सके तो परिधि को साथ ले जाइएगा। दिविसा बोलती है, नहीं पापा, हम बेदू के साथ चले जाएंगे, उसे भी शॉपिंग पर जाना है। तो 2 दिन पहले ही बोल रही थी, छोटी के साथ हम कल चले जाएंगे, उसे जो लेना होगा वो ले लेगी। ठीक है बेटा, चले जाइएगा और जो पसंद आएगा ले लीजिएगा। और वैसे भी शादी तो प्राइवेट ही होगी, ज़्यादा लोग नहीं होंगे, बस फैमिली वाले। लेकिन आपके लिए सब बेस्ट होगा। आप तो जानती हैं, लड़के वाले ज़्यादा लोगों को शादी में नहीं चाहते, लेकिन हम तो ऐसी शादी करना चाहते थे कि पूरा बनारस देखे। पर कोई बात नहीं, चलिए अब हम चलते हैं, हमने पार्टी ऑफिस भी जाना है। शाम 5 बजे मार्केट में बेदू चौंकते हुए, क्या दीदी, तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कहा? तुमने दिल्ली के बेस्ट कॉलेज से स्कॉलरशिप पाई है और अब तुम शादी कर रही हो? हमें ये बिल्कुल समझ नहीं आया। तुम कहो तो हम तुम्हारे पापा से बात करें, हो सकता है वो मान जाएं। नहीं वेदू, तुम रहने दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब हमने माँ पापा को बात करते सुना था, मोहन अंकल शादी के बाद पापा की पार्टी को फंड देंगे, इसलिए ये शादी इतनी जल्दी हो रही है, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। वैसे इसमें एक बात अच्छी हुई कि जीत अच्छे इंसान है। दिव्य एक सांस में अपनी बात बोल जाती है, जिस पर वेदू चिढ़ते हुए कहती है, तुम्हें कैसे पता वो अच्छा इंसान है? एक बार में किसी की सीरत का पता नहीं चलता। जो होगा देखा जाएगा। अब चल, घर चलते हैं। लहंगा तो फाइनल हो ही गया है और शादी के दिन तक फिट होकर डिलीवर भी हो जाएगा। चल चलते हैं, अब वरना लेट हो जाएगा। दोनों स्कूटी से निकल जाती हैं। तभी वेदू कहती है, यार गुपचुप खाते हैं, चल वो देख। दीदी एक नज़र उधर करती है, इतने में ही उसकी टक्कर एक कार से हो जाती है और उनकी स्कूटी गिर जाती है और टूट जाती है। दोनों संभाल कर खड़ी होती हैं। वेदू अपनी स्कूटी देखती है तो रोना शुरू कर देती है और बोलती है, दीदी हमारी प्यारी स्कूटी, अब हम घर कैसे जाएंगे? और ये स्कूटी तुमने हमें गिफ्ट करी है और वो भी लास्ट मंथ थी। जब दिविसा वेदू को रोते हुए देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से में जाकर कार की विंडो पर नॉक करती है और गुस्से में बिखरते हुए कहती है, यू बाहर निकलो। आप समझते क्या हो आप लोग खुद को, कि बड़ी गाड़ी में बैठ गए तो छोटी गाड़ी में बैठने वालों की कोई वैल्यू नहीं है क्या? ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकलता है और डरते हुए बोलता है, सॉरी पर गलती आपकी थी मैम, आप ही दूसरी साइड देख रही थी।
बस इतना सुनना था कि हमारी दीदी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो कहती है, बोलो अपने मालिक को बाहर निकलने को। दीदी कार की बैक सीट की तरफ जाती है और विंडो जोर से नॉक करने लगती है। तभी दूसरी साइड से कार का डोर खुलता है और उसमें से एक पैर निकलता है जिसमें चमचमाते शूज पहने हुए हैं। फिर बहुत ही स्टाइल से एक लड़का बाहर आता है जिसकी उम्र लगभग 25 साल की होगी। ब्रांडेड सूट, जिम में बनाई हुई बॉडी, सिक्स पैक एब्स, गठीला बदन, कुल मिलाकर ग्रीक गॉड जैसा। आंखों में ब्रांडेड गॉगल्स। वो बड़े ही स्टाइल से अपने गॉगल्स को निकालता है और कड़क आवाज में कहता है, क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पर। ड्राइवर डर से उसके साइड आ जाता है और बोलता है, सॉरी सर, वो इस लड़की की स्कूटी हमारी गाड़ी के सामने आ गई थी, पर अभी हमारी गलती बोलकर चिल्ला रही है। तब वो लड़का अपनी नज़र उस तरफ करता है तो उसकी नज़र सामने खड़ी लड़की के ऊपर एक पल के लिए ठहर सी जाती है। जींस और कुर्ती में दिविसा बिना मेकअप के भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके कमर तक लंबे बालों की सागर चोटी उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। तभी उसका ध्यान दिविसा की आवाज से टूटता है, जो बड़े ही गुस्से में उस पर चिल्लाती है, ओ हेलो मिस्टर, ध्यान कहाँ है आपका। ऐसे ही आपके ड्राइवर का भी ध्यान कहीं और होगा। तभी उसे सामने से आती स्कूटी नहीं दिखी और इसने हमारी स्कूटी ठोक दी। आप लोग बड़ी बड़ी गाड़ी में बैठ जाते हैं, फिर पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, जो आपको सड़क पर चलने वाली छोटी गाड़ियां नजर ही नहीं आती। वही दिविसा की बातें सुनकर उस लड़के की आंखें सर्द हो जाती हैं और वह बेहद गुस्से में कहता है, यह सब तुम लोगों का रोज का रहता है। बड़ी गाड़ी देखो और उसके आगे आ जाओ और खुद टक्कर खाओ और फिर पैसे लूट लो। फिर वो अपने पॉकेट से दो तीन नोटों की गड्डी निकालता है और दिविसा के गाल पर उस गड्डी से मारते हुए पैसे दिवी को पकड़ा देता है। बस फिर क्या था, दिविसा के गाल नाक गुस्से से लाल हो जाते हैं। वो इधर उधर देखती है, उसे पास में एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा नजर आता है। वो उसे उठाती है और जोर से गाड़ी के फ्रंट ग्लास पर दे मारती है और एक ही बार में गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिससे वो लड़का झटके से दो कदम पीछे हो जाता है। फिर दिवी उस लड़के के पास जाती है, वही पैसे की गड्डी से उस लड़के के गाल पे मारती है और उसके हाथ में वो पैसे पकड़ा कर बोलती है, अपनी गाड़ी बनवा लेना और पैसे बच जाएं तो टिप समझ कर रख लेना। फिर बड़े ही स्टाइल से अपनी चोटी पीछे करती है और वहां से वापस अपनी दोस्त वेदू के पास आती है और बोलती है, चलो वेदू, घर चलते हैं, स्कूटी यहीं पार कर दो, हम गाड़ी बनवा कर तुम्हारे घर भिजवा देंगे। वो लड़का गुस्से में अपने दांत पीसता रह जाता है। फिर वो एक कॉल करता है। 15 मिनट के अंदर एक दूसरी कार आ जाती है और वो उसमें बैठ जाता है और अपनी मंजिल की ओर निकल जाता है। तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। वो फोन निकाल कर देखता है तो मॉम शो कर रहा होता है। तब वो एक लंबी सांस लेता है और खुद को शांत करता है। फिर कॉल उठाता है। उधर से आवाज आती है, बनारस पहुंच गए बेटा, काम हुआ तुम्हारा। वो लड़का जवाब देता है, यस मॉम, पहुंच गया हूँ, बस अभी होटल ही जा रहा हूँ, और जहाँ तक काम की बात है तो वो कल हो जाएगा। अभियान रायजादा जो हाथ में काम ले वो काम पूरा हो ही जाता है। और वैसे भी मैं अभी 1 मंथ यहीं रहने वाला हूँ, ताकि यहाँ के कॉलेज में क्या प्रॉब्लम है वो देख लूँ, और एक प्रोजेक्ट के कारण भी यहाँ रुकना पड़ेगा। तभी कार एक बड़े से होटल के सामने आकर रुकती है तो अभियान बोलता है, ठीक है मॉम, होटल पहुँच गया हूँ, बाद में बात करता हूँ। दूसरी तरफ देविसा अपने घर पहुँच जाती है। वो फ्रेश होती है, फिर थोड़ी देर में डिनर करके सो जाती है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और आज शादी का दिन आ जाता है। एक हफ्ते बाद पूरे शर्मा निवास में चहल पहल थी। गाने बज रहे थे। तभी रमा जी बोलती हैं, छोटी जा देख दीदी तैयार हुई या नहीं, बारात आती होगी। छोटी कहती है, ठीक है मम्मी, मैं अभी देख कर आती हूँ। छोटी दीदी के कमरे में नॉक करती है और अंदर आती है तो बस सामने वो देखती ही रह जाती है। दिविसा लाल रंग के जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हल्का मेकअप, आंखों में भर के काजल, दो लटे उसके गालों को छूते हुए, और वो बहुत ही ज्यादा नर्वस लग रही थी। छोटी होश में आती है और बोलती है, बात ही, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हो। जीजा जी तो आपको देखते ही रह जाएंगे, और आज तो कितने ही लड़कों का दिल टूटने वाला है। दिविसा उसकी बात पर आंखें छोटी करके उसे घूरती है और बोलती है, बकवास हो गया तेरा, अब चुप कर। एक तो मुझे इतनी टेंशन हो रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तभी बैंड बाजा और पटाखों की आवाज आती है तो परिधि कहती है, दी आप वेट करो, अब हम नीचे चले बारात देखने।
जब आपका बुलावा आएगा तब आपको लेने आएंगे। परिधि नीचे चली जाती है और दिविसा वहीं खिड़की के पास खड़ी होकर बारात देखने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन नीचे जोर शोर से बारात का स्वागत की तैयारी हो रही थी। जैसे जीत द्वार पर आता है, रमा जी द्वार पूजन करती है। फिर जीत को अंदर लाया जाता है। ज्यादा फैमिली मेंबर नहीं थे तो ज्यादा तामझाम भी नहीं था। बाराती को नाश्ता कराया जाता है। फिर मुहूर्त का समय हो जाता है। पंडित जी दूल्हे को मंडप में बुलाते हैं और कुछ विधि होती है। फिर कन्या को बुलाने को बोलते हैं। रिद्धि दीदी के रूम में जाती है, उसे नीचे लेकर आती है। जब वो सीढ़ी से उतर रही थी तो जीत की नज़र उस पर ठहर जाती है। परिधि दीदी को लाकर मंडप में बैठाती है। तब जाकर कहीं जीत होश में आता है। फिर शादी की सभी विधि कराई जाती हैं। फिर पंडित फेरों के लिए खड़े होने को बोलते हैं। जीत खड़ा होता है। फिर दीदी की तरफ अपना हाथ करता है। दीदी जीत के हाथों में अपना हाथ दे देती है और खड़ी हो जाती है। फिर फेरे पूरे होते हैं। उसके बाद पंडित जी मंगलसूत्र पहनाने को कहते हैं। जीत दिविसा को मंगलसूत्र पहनाता है। फिर सिंदूर दान की रस्म पूरी होती है और पंडित जी कहते हैं, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। इस तरह फिर दोनों सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। क्योंकि जीत को अगले दिन मुंबई के लिए निकलना था तो आज सब शर्मा निवास में ही रुकने वाले थे। विदाई कल होनी थी। रमा जी कहती हैं, छोटी दिविसा को अपने कमरे में ले जाओ और दामाद जी को गेस्ट रूम में। थोड़ी देर में दीदी का रूम तैयार कर दिया जाएगा। फिर वो उस रूम में चले जाएंगे। सभी को अपना रूम बता दिया जाता है और सभी अपने रूम में आराम करने चले जाते हैं। गेस्ट रूम। जीत बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आता है तो देखता है कि उसका फोन बार बार रिंग कर रहा है। वो अपना फोन उठाकर देखता है। उसमें फ्लैश हो रहे नाम को देख उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। कॉल रिसीव करता है और उधर साइड से कुछ कहा जाता है, जिसके जवाब में जीत कहता है, बस कल का इंतजार है। फिर मैं कल वहां रहूंगा और हमारा काम भी पूरा हो जाएगा। और फोन रख देता है और एक मिस्टीरियस स्माइल करता है। थोड़ी देर में जीत के दरवाजे पर दस्तक होती है। वो अपना दरवाजा खोलता है तो सामने परिधि सामने खड़ी होती है। तो वो बोलता है, कहिए साली साहिबा, कुछ काम था क्या? परिधि शरारती अंदाज में कहती है, नहीं जीजा जी, हम तो बस आपको दी का कमरा दिखाने आए हैं। चलिए, हमारी दी आपका इंतजार कर रही होंगी। और एक आई विंक कर देती है, जिस पर जीत कहता है, छोटी शैतान, आपको नहीं लगता आपको अपनी उम्र के हिसाब से बात करनी चाहिए? झट से परिधि कहती है, अब एक ही तो जीजा जी हैं हमारे, उनसे भी मजाक नहीं करेंगे हम। ऐसे ही बात करते हुए दोनों दिविसा के कमरे के बाहर पहुंच जाते हैं। फिर परिधि कहती है, हमारा काम यहीं खत्म हुआ, हम चलते हैं अब। और परिधि चली जाती है। जीत कमरे को खोलता है और अंदर आता है। सामने देखकर उसकी सांसें थमसी जाती हैं। सामने दीवी घूंघट डाले बेड के बीच में बैठी थी। पूरा कमरा बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। पूरे कमरे में फूलों की खुशबू आ रही थी। जीत के कदम अपने आप दिविसा की तरफ बढ़ जाते हैं। वो मदोस सा उसके सामने आकर बैठ जाता है। फिर धीरे से घूंघट उठाता है। दिवी के सुंदर चेहरे को देखकर वो खोसा जाता है। फिर वो आगे बढ़कर दिवी के गले का हार निकालने लगता है। तो जैसे ही दिवी ये महसूस करती है, उसकी सांसें अटक सी जाती हैं और वो हकलाते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? जीत दिवी के होंठों पर अपनी उंगली रखकर कहता है, चुप रहो और बस महसूस करो। मैं हमारे रिश्ते को पूरी तरह अपनाना चाहता हूँ और इसमें बुराई भी क्या है? आखिर हमारी शादी हुई है तो यह सब हमारे बीच नॉर्मल है। दिवी भी जीत की बात सुनकर शांत हो जाती है। उसे भी लगता है कि आखिर बात तो सही है। वो पति पत्नी है और कब तक वो दोनों दूर रहेंगे। इसलिए वो जीत की बात मान जाती है और कुछ देर बाद दोनों पूरी तरह से एक हो जाते हैं। रात इसी तरह बीत जाती है। अगली सुबह खिड़की से आती धूप से जीत की नींद खुलती है और जैसे उसका ध्यान अपने और दिव्य की हालत के ऊपर जाता है तो उसे रात की सारी बात याद आती है। अचानक उसके मुंह से निकलता है, शिट, ये क्या कर दिया मैंने? ये नहीं होना चाहिए था। मैं कैसे बहक गया? ये हमारे प्लान में नहीं था। ओ गॉड, अब क्या होगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तभी उसका ध्यान जाता है कि दिव्य उठ रही है तो जीत अपनी आंखें बंद कर लेता है। दिव्य उठती है और वो अपनी हालत देखती है। फिर जीत की तरफ देखती है और उसके फेस पर बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। उसके बाद वो उठती है और अपने कपड़े लेकर बाथरूम चली जाती है। उसके जाने के बाद जीत अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, सॉरी दिविसा, पर मैं ये नहीं करना चाहता था।
पर तुम्हें देखकर मैं खुद पर कैसे कंट्रोल खो दिया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। सभी तैयार होकर नीचे हॉल में बैठे नाश्ता कर रहे होते हैं। जीत की नज़र दिविसा पर जाती है, लेकिन वो तुरंत ही अपना चेहरा नीचे कर लेता है और उसके चेहरे पर गिल्ट उभर आता है। लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं दे पाता और तुरंत वो खुद को नॉर्मल कर लेता है। रमा जी कहती हैं, दीदी बेटा अपने पति और सास ससुर को खुद अपने हाथों से खाना सर्व करो। दीदी उनकी बात सुनकर कहती है, जी माँ, और वो सभी के लिए नाश्ता सर्व करती है। तभी सूरज जी कहते हैं, जीत बेटा ये लो जमीन के पेपर जो दिविसा के थे, लेकिन अब ये तुम्हारे हैं। बिल के अनुसार सारे पेपर वर्क मैंने पहले ही करवा दिए थे, अब इसे संभालो तुम। और वो पेपर जीत को दे देते हैं। पेपर लेने के बाद जीत एक नज़र अपने माता पिता की तरफ देखता है, जिनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। लेकिन जीत के चेहरे पर दर्द उभर जाता है। थोड़ी देर बाद विदाई की रस्म की जाती है और दो कार निकल जाती हैं शर्मा निवास से। एक में जीत के माता पिता थे और एक में जीत और दिव्य। दिव्य कार में अभी भी सुबह रही थी। जीत दिव्य की तरफ देखता है, वो उसे चुप कराने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, फिर कुछ सोचकर अपना हाथ पीछे खींच लेता है और खिड़की के बाहर देखने लगता है। थोड़ी देर में वो बनारस के एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। दोपहर 12:45 की उनकी मुंबई की फ्लाइट थी और वो 1 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंच गए थे। अभी तक जीत के मॉम डैड नहीं पहुंचे थे। जीत दिविसा को लेकर अंदर जाता है, फिर उसे एक जगह बैठाकर कहता है, तुम मेरा यहीं वेट करना, मैं अभी बाथरूम से आता हूँ, और कुछ भी ज़रूरी हो तो मुझे कॉल करना। मॉम डैड बस पहुँचते ही होंगे, तुम अपना ध्यान रखना, ओके। दिविसा कहती है, ठीक है आप जाइए, पर जल्दी आइएगा। हम इससे पहले कभी भी एयरपोर्ट नहीं आए हैं, हमें यहाँ कुछ समझ में नहीं आया तो हम क्या करेंगे। और मासूम सा चेहरा बना लेती है। जीत उसे देखकर हंसता है और दिव्य की नाक खींचते हुए कहता है, जो हुक्म मैडम, हम जल्दी ही आ जाएंगे, अब ठीक है। तो दिव्य बस हाँ में से हिला देती है। फिर जीत वहां से बाथरूम की तरफ जाता है और एक पिलर के पीछे छुपकर दिव्य को देखता है और चुपके से बाहर की तरफ निकल जाता है। इधर दिविसा जीत का वेट करती रहती है। जब बहुत देर तक जीत वापस नहीं आता तो उसे टेंशन होने लगती है, क्योंकि जीत के मॉम डैड भी अभी तक नहीं आए थे। देवी बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन उसे जीत कहीं भी नजर नहीं आता। तो वो सोचती है कि हो सकता है जीत वहीं आ गया हो जहाँ उसे जीत ने छोड़ा था। इसलिए वो जल्दी से वापस उस जगह आती है, पर उसे जीत नजर नहीं आता। तभी फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है। अब तो दिव्य और ज़्यादा डर जाती है और उसे कोई अनहोनी का आभास होता है। वैसे ही वेट करते करते फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है, पर जीत नहीं आता, न उसकी फैमिली, और कोई उसका कॉल भी नहीं उठाता है। अब तक तो उसने खुद को संभाल रखा था, अब उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद निकल जाती है और लुढ़क कर उसके गालों पर आ जाती है। वो जब एयरपोर्ट से बाहर आती है तो वो वही घुटने के बल बैठ जाती है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर जान ही नहीं बची है, और वह बेतासा रोने लगती है। उसके सारे दर्द बाहर आने लगते हैं और तभी जोर की बिजली कड़कती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे बारिश उसके दर्द का साथी बन रहा है। बहुत देर रोने के बाद जब उसके आंसू सूख जाते हैं, तब वो एक टैक्सी लेती है और अपने घर की तरफ निकल जाती है। घर पहुंचकर वो अपने घर के गेट के पास खड़ी रहती है, पर उसे समझ में नहीं आता कि वो दरवाजे पर दस्तक दे या नहीं। फिर खुद से कहती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मुझे धोखा मिला, क्यों मेरे साथ ऐसा किया गया। और एक बार फिर उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल जाता है। थोड़ी देर बाद दिविसा खुद को संभालती है और डोर नॉक करती है। परिधि दरवाजा खोलती है और सामने दिविसा को देखकर चौंक जाती है और कहती है, दी आप यहाँ, जीजा जी कहाँ हैं? वो नहीं दिख रहे, क्या हुआ, फ्लाइट कैंसिल हो गई क्या? चलो अच्छा है, कम से कम और एक दिन आपके साथ रहने को मिलेगा। और उसे गले लगा लेती है। तभी रमा जी आवाज देती हैं, कौन है छोटी, किससे बात कर रही हो तुम? परिधि जोर से बोलती है, मम्मी दी है, देखो आज वो नहीं जा रही हैं। तभी पूरी शर्मा फैमिली वहाँ इकट्ठा हो जाती है। सभी दिवसा को देखकर शौक हो जाते हैं, क्योंकि वो अकेले थी और उसकी हालत भी बहुत खराब थी। तब सूरज जी पूछते हैं, दीवी तुम यहाँ क्या कर रही हो? पर दिविसा कोई जवाब नहीं देती, तो सूरज जी गुस्से में चिल्लाकर पूछते हैं, जवाब दो दीवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब दिव्य से भी नहीं रहा गया, वो रो पड़ी। दिव्य रोई जा रही थी। उसे कोई ख्याल ही नहीं था कि कोई उसके पास है। उसे किसी की आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रही थी। तभी उसे अपने सर पर किसी के
प्यार भरे स्पर्श महसूस हुआ। सर उठाकर उसने देखा तो उसकी दादी लक्ष्मी जी उसके सर पर हाथ फेर रही थी। जब दिव्य ने उनकी तरफ देखा तो दादी ने कहा, क्या हुआ बच्चा? आप हमें बताएं, क्यों रो रही हैं? आप इतना, और आपको अपने ससुराल जाना था, फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? और जीत कहाँ है? दिव्य झट से अपनी दादी के गले लग जाती है और रोते हुए कहती है, दादी वो हमें एयरपोर्ट पर अकेला छोड़कर कहीं चले गए। हमने 4 घंटे तक जीत का इंतजार किया, पर वो वापस नहीं आए, और तो हमारे कॉल का भी जवाब नहीं दे रहे हैं। हम उनका इंतजार करते रह गए, पर वो नहीं आए। और फ्लैशबैक, ये जीत अभी तक क्यों नहीं आए और हमारा कॉल भी नहीं उठा रहे हैं? फ्लाइट भी छूट गई हमारी, मम डैड भी नहीं आए अभी तक। क्या मम डैड को कुछ हुआ है क्या? वो अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? कहीं इसी कारण तो ये कहीं नहीं चले गए। क्या करें हम? कैसे पता करें? मम के फ़ोन पर कॉल करें क्या? हाँ, यही करते हैं। फिर दिव्य मीना जी को कॉल करती है, लेकिन उधर से कोई कॉल नहीं उठाता। इसी तरह 5-6 बार दिव्य कॉल करती है, तो फाइनली कॉल उठाया जाता है और उधर से एक गुस्से भरी आवाज़ आती है, क्या हुआ? क्यों बार बार कॉल कर रही हो? देवी आवाज़ सुनकर एक पल के लिए सहम जाती है, फिर हिम्मत करके बोलती है, मम आप लोग कहाँ हैं? जीत भी पता नहीं कहाँ चले गए, वो मेरा कॉल भी नहीं उठा रहे हैं। मम हमारी फ्लाइट भी छूट गई है। तभी दूसरी साइड से आवाज़ आती है, हो तो तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया तुम्हारे साथ क्या हुआ है? अच्छा चलो मैं ही तुम्हें सब बता देती हूँ। हमने यह सब बस एक नाटक किया था, और तुम सब बेवकूफ़ इसमें फंस भी गए। और तुम्हारा तो बेवकूफ़ बाप खुद को कुछ ज़्यादा ही होशियार समझता है। उसे क्या लगा था हम उसकी ज़मीन लेकर उसकी पार्टी में फंड देंगे? बेवकूफ़ इंसान। चलो अच्छा है, इसी कारण हमें ज़्यादा दिन तक यह नाटक नहीं करना पड़ा, और जल्दी हमें वो ज़मीन मिल गई जिसके लिए हमने यह शादी का ड्रामा किया। अब हम भी करोड़पति होंगे। तुम्हारे उस बेवकूफ़ बाप ने एक बार भी पता नहीं किया कि हम सच में अमीर हैं या नहीं। बस सुनाई हुई बात पर भरोसा कर लिया। अब अगर तुम्हें सब समझ आ गया है तो आज के बाद फ़ोन मत करना। ऐसा बोलकर मीना जी फ़ोन रख देती हैं। दीदी बस उधर की बातें सुनकर सुन्न हो जाती है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर उसकी लाइफ ने कैसी करवट ले ली है। कहाँ कल उसकी शादी हुई थी, और आज छोड़ी हुई दुल्हन बनकर रह गई है, और वो बेजान सी एयरपोर्ट के बाहर निकलने लगती है। फ्लैशबैक एंड वर्तमान समय। दिव्य की बातों को सुनकर उसकी दादी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। फिर वो गुस्से में अपने बेटे की तरफ देखती हैं और चिढ़ते हुए कहती हैं, कर लिया बर्बाद तुमने मेरी बेटी की जिंदगी, दे दिया इन्हें जीवन भर का दुख, या और कुछ बाकी रह गया है? कोई इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है कि अपनी कुर्सी के लिए कोई किसी की जिंदगी को कैसे दांव पर लगा सकता है? और तुम तो जानते थे ना, तुम्हें हमने इनकी जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं दिया था। अब सूरज जी बोलते हैं, माँ हमें सच में नहीं पता था। हम क्यों अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करना चाहेंगे? आप हमारा विश्वास करिए माँ, हम उन लोगों को कहीं से भी खोज कर निकालेंगे और उन्हें उनकी किए की सजा दिलवा कर रहेंगे, और अपना सर नीचे कर लेते हैं, जैसे वो अपना गुस्सा काबू करने की कोशिश कर रहे हों। सूरज जी की बात सुनकर दादी एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहती हैं, क्या सच में तुमने हमारी दीदी के बारे में सोचा था, या अपनी कुर्सी अपनी पार्टी के बारे में सोचा था? सच बताना। इस बार दादी की बात सुनकर सूरज जी चुप हो जाते हैं और अपनी नज़र इधर उधर करने लगते हैं। तभी दादी कहती हैं, आज के बाद तुम्हारा हमारी दीदी से कोई रिश्ता नहीं है, तो भूल कर भी अब उसकी ज़िंदगी के फैसले तुम मत लेना। ऐसा बोलकर दादी दीदी को अपने साथ दीदी के कमरे में ले जाती हैं। अब हॉल में बस सूरज जी, रमा जी, परिधि, आलोक जी और जानकी जी थी। सूरज जी कहते हैं, परिधि से कहते हैं, छोटी अपने कमरे में जाओ तुम, और बाहर मत आना। अब परिधि भी रोते हुए देविसा के रूम में चली जाती है। तब जानकी जी कहती हैं, अब क्या होगा भाई साहब? हमने तो प्लान किया था कि एक बार देविसा की शादी अच्छे घर में हो जाए, तब माँ जी को किसी तरह से मनाकर सारी प्रॉपर्टी हम अपने नाम करवा लेंगे। लेकिन अब क्या? अब तो माँ जी हमें कुछ नहीं देंगी। इस बात पर रमा जी तिरछा मुस्कुराती हैं और कहती हैं, तुमने क्या हमारे पति को कच्चा खिलाड़ी समझ रखा है? जानकी, हमारे पति बहुत दूर की सोचते हैं, इसलिए तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोलते ही सूरज जी और रमा जी दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था
जैसे उन्होंने कुछ तो पहले ही कर रखा है और उन्हें अब कोई टेंशन नहीं है। भाई अब तक जो आलोक जी चुप थे, उनसे अब जब बर्दाश्त नहीं होता तो कहते हैं, और कितना गिरोगे आप सब लोग? आप लोगों को उस बच्ची का दुख नहीं दिखता क्या? अभी भी आप लोग बस प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हैं। और भूलिए मत, यह सब दिविसा का है। इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। क्यों आप लोग इतनी सी बात नहीं समझते? तभी सूरज जी गुस्से में बोलते हैं, अपना भाषण बंद करो आलोक। ये सब हमारा है। हमने पाल पोस कर बड़ा किया है दिव्य को। मेहनत किया है हमने। उसके पीछे किसी चीज की तकलीफ नहीं थी है उसे। तो ये सब हमारा है और हम सब कुछ अपना ले चुके हैं। अब कुछ भी दिव्य का नहीं है, समझे तुम? और अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो हमें बता देना। हमें भी कोई शौक नहीं है तुम्हें कुछ भी देने का। जानकी जी हड़बड़ाकर कहती है, ये क्या बोल रहे हैं आप भाई साहब? आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं? आप तो जानते हैं इन्हें तो कुछ समझ आता नहीं है और अच्छाई का भूत सवार रहता है इनके सर पर। आप हमें हमारा हिस्सा दे दीजिएगा। वैसे भी 1 महीने बाद हमारा बेटा, हमारा रमन आ रहा है वापस, तो हमें उसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। और आप तो जानते ही हैं, वो आपकी बातों को पत्थर की लकीर मानता है। उसके साथ आप गलत तो नहीं होने देंगे? इन लोगों की बातें सुनने के बाद आलोक जी निराशा में अपना सिर हिलाते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी रमा जी पूछती हैं, वैसे सूरज जी, आपने प्रॉपर्टी अपने नाम कैसे किया? तब सूरज जी मिस्टीरियस स्माइल देते हैं और कहते हैं, जब जीत के नाम जमीन ट्रांसफर करने के लिए देविसा से पेपर साइन करवा रहे थे, तब उसमें सारे प्रॉपर्टी के पेपर भी थे। और तुम तो जानती ही हो, यह प्रॉपर्टी माँ और दिवी दोनों के नाम में था और किसी एक के साइन से भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकता था। सूरज जी की बात सुनकर तीनों के चेहरे पर जीत भरी स्माइल आ जाती है। ऐसे ही समय का पहिया चलता रहता है और समय बीतता रहता है। एक दिन परिधि दीपसा के कमरे में आती है और कहती है, दी, कहीं घूमने चलते हैं ना? आजकल तो आप कहीं जाती भी नहीं है। दिव्य एक नज़र परिधि को देखती है, जो उसका मन बहलाने के लिए क्या क्या जतन नहीं करती है रोज। पर दिव्य भी क्या करे, उसे दुखी इतना बड़ा मिला है कि वो नहीं भूल पा रही है वो सब। सबसे बड़ा दुख तो यह था कि उसे अगर धोखा ही देना था तो ठीक था, पर क्यों उसकी इज्जत के साथ खेला जीत ने? जब छोड़ना ही था तो क्यों वो रात बिताई उसने? जीत को तो पता था ना कि वो दूसरे दिन सब कुछ छोड़कर भाग जाने वाला है। यही सब सवाल अंदर ही अंदर दिविसा को दुख पहुंचा रहे थे, जिसके बारे में वो किसी से बात भी नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ दिल्ली के एक फ्लैट में जीत मायूस सा बैठा था। उसकी माँ मीना जी कहती हैं, क्या हुआ है जीत तुझे? क्यों तू इतना बदल गया है? तुझे पता है ना ये सब हमने क्यों किया है? तेरे डैड जुए में सब कुछ हार गए थे। अगर ये सब हम नहीं करते तो आज हम सड़क पर होते। तो जीत गुस्से में खड़ा होता है और कहता है, ठीक है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इसमें दिविसा की क्या गलती थी? क्यों उसे सजा मिली? अब तो मैं खुद से भी नजर नहीं मिला पा रहा हूँ मम। मुझे अंदर एक चुभन सी होती है। लगता है मैंने एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी। आपको पता है मम, शादी करने की बाद गिल्ट में मैंने शराब पी ली थी और फिर मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और मैं उसके बहुत करीब चला गया मम। मैं ये नहीं करना चाहता था, पता नहीं कैसे हो गया ये सब। उसकी बात को सुनकर मीना जी गुस्से में एक चाटा खींचकर जीत को लगाती हैं, जिससे जीत का चेहरा एक तरफ झुक जाता है और वो कहती हैं, तू इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? तुझे पता है ना, तू पहले से शादीशुदा है। फिर ये गलती कैसे हुई तुझसे? तुझे पता है अगर राधिका को ये सब पता चली तो वो क्या करेगी? वो सब कुछ बर्बाद कर देगी। तू उसके गुस्से को जानता है ना? ये सब हमने किया है सब उसकी मर्जी से, लेकिन तू उस लड़की के साथ सो गया। अगर ये बात राधिका को पता चली तो वो तो सब बर्बाद कर देगी। तू जानता है ना कि वो कितने पावरफुल फैमिली से है। वो अलग बात है कि तुझसे शादी करने के बाद उसने अपनी फैमिली से रिश्ता ख़त्म कर दिया था, क्योंकि वो तुझे पसंद नहीं करते थे। पर यह मत भूल कि वो एक पावरफुल फैमिली की है और वो अभी भी राधिका का वेट कर रहे हैं। अगर ये एक बार भी उनके पास चली गई तो सब कुछ बर्बाद करने में वो टाइम नहीं लगाएंगे। इसलिए इस बात का जिक्र अब नहीं होना चाहिए। अपनी मम की बात सुनकर जीत वहां से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही समय बीत जाता है और 1 महीने बाद आज बेतु दीदी के पास आई है और वो कहती है, दीदी, कब तक तुम ऐसे ही रहोगी? सब भूल जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो।
और अब तो कॉलेज में एडमिशन के लिए बस 15 दिन ही बचे हैं। तो तुम्हें जहाँ भी एडमिशन लेना हो, दिल्ली या फिर यहीं बनारस, 15 दिन के अंदर एडमिशन ले लो और अपने करियर पर ध्यान दो। अच्छा, अभी ये सब छोड़ो, आज हम मॉल चलते हैं, साथ में मूवी देखेंगे और संडे है तो छोटी को भी ले चलते हैं। इससे तुम्हें भी अच्छा लगेगा। दिव्य कहती है, नहीं यार, हमारा मन नहीं है और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है कुछ दिनों से, तो हमें नहीं जाना, तुम चले जाओ। तो बेदू कहती है, अरे मूवी कोई अकेले जाता है क्या? तुम हमारे साथ बाहर चलो, साथ में जाएंगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तभी परिधि आती है और कहती है, हाँ दी, चलिए ना प्लीज, हमारा बहुत मन है मूवी देखने का, प्लीज। और मासूम सा चेहरा बना लेती है। तो दीवी कहती है, ठीक है, तुम लोग नीचे आओ, हम अभी आते हैं, दादी को बताकर। दीवी थोड़ी देर में नीचे आती है, उसने अपनी दादी को बता दिया था। फिर तीनों कार से निकल जाती हैं मॉल की तरफ। तभी शर्मा निवास के बाहर एक टैक्सी आकर रुकती है और उसमें से एक 23 साल का हैंडसम सा लड़का निकलता है और वो घर के अंदर आता है और जोर से चिल्लाता है, मॉम डैड, बड़े पापा, बड़ी माँ, देखिए हम आ गए हैं। आवाज़ सुनकर सभी हॉल में आते हैं तो जानकी जी दौड़कर जाती हैं और उस लड़के के गले लग जाती हैं और कहती हैं, रमन मेरे बेटे, अब हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, अब तुम हमेशा हमारे साथ ही रहोगे। इस पर रमन कहता है, हाँ मम, अब हम आप लोगों के साथ ही रहेंगे। फिर वो आलोक जी के पैर छूता है। उसके बाद रमन सूरज के पास जाता है और पैर छूता है। तब सूरज जी उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं, बरखुरदार, आप हमसे गले मिला करिए और अब आपको हमारे साथ पार्टी ज्वाइन करनी है, समझ रहे हो ना तुम? तो रमन कहता है, जी बड़े पापा। दूसरी तरफ माल में मूवी खत्म हो गई थी। तीनों कार की तरफ जा रही होती हैं। तभी अचानक से दिव्य बेहोश हो जाती है। दिव्य की बेहोश होने पर परिधि और बेदू दोनों हड़बड़ा जाती हैं। फिर परिधि जल्दी से जाती है और एक पानी का बोतल लेकर आती है और पानी के छींटे दिविसा के चेहरे पर मारती है, जिससे दिव्य को होश आ जाता है। तो परिधि दिव्य को गले लगाकर पूछती है, दी क्या हुआ था आपको? आप बेहोश कैसे हो गई? बेदू भी यही सवाल करती है। तो दिव्य कहती है, पता नहीं, बस कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं लग रही है, पता नहीं क्या हो गया है। जिस पर परिधि कहती है, और आपने हमें यह बात बताई नहीं, घर में किसी को नहीं पता चलने दिया। अब हम आपकी एक बात नहीं सुनने वाले, हम अभी हॉस्पिटल चलेंगे, चाहे आपका मन हो या नहीं, हम बस हॉस्पिटल चलेंगे। हॉस्पिटल में डॉक्टर दिव्य को चेक करती है। उन्हें कुछ शक होता है तो वो वेदू से पूछती हैं, इनके हस्बैंड कहाँ हैं? वो साथ नहीं आए क्या? तो वेदू कहती है, डॉक्टर, इनकी शादी नहीं हुई है। आखिर सच ही तो कहा था वेदू ने, वो शादी कहाँ थी, वो तो बस एक धोखा था, मजाक था, वो शादी के कोई मायने नहीं थे। डॉक्टर ये सुनकर लंबी सांस लेती है, फिर बोलती है, तब हमें कुछ टेस्ट करने होंगे, आपको वेट करना होगा ताकि हम कंफर्म हो सके। तो वेदू बोलती है, ठीक है डॉक्टर, जैसा आपको ठीक लगे। फिर दिव्य के कुछ टेस्ट होते हैं। 2 घंटे बाद रिपोर्ट आती है। डॉक्टर के केबिन में डॉक्टर थोड़ा परेशान बैठी थी और उनके सामने दिव्य और वेदू बैठी थी। दिव्य बोलती है, डॉक्टर क्या हुआ है, हमें आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं, कोई बीमारी है क्या? तो डॉक्टर एक नज़र दोनों को देखती हैं, फिर गुस्से में बोलती हैं, ये प्रेग्नेंट है, तुम आजकल के बच्चे अपने माता पिता की इज्जत के बारे में नहीं सोचते हो और बिना शादी किए सब करते हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अब क्या करोगी, कैसे जिम्मेदारी लोगी, या फिर अबॉर्शन करा लोगी? अपनी गलती की सजा इस मासूम को दोगी? भाई ये सुनकर, दिव्य प्रेग्नेंट है, दिव्य को तो और कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस बेतासा आंसू बहे जा रहे थे। वो चेयर से उठती है और बिना कुछ बोले वहां से निकल जाती है और बिना किसी की बात सुने चलती रहती है। बेदू और परिधि जल्दी से उसके पीछे भागती हैं, पर वो कहीं नहीं दिखती। वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाती हैं क्योंकि दिव्य की मानसिक हालत ऐसी नहीं थी कि वो खुद को संभाल सके। वहीं दिव्य बिना किसी खबर के सड़क पर चलती जा रही थी। अचानक से एक गाड़ी उसके सामने आ जाती है, लेकिन समय से गाड़ी में ब्रेक लगता है जिससे दिव्य को कुछ नहीं होता। पर अचानक ही दिविसा का हाथ खुद ब खुद अपने पेट पर चला जाता है। तभी गाड़ी से एक हैंडसम लड़का बाहर आता है और गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, अगर मरने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाकर मरो, मेरी गाड़ी मिली है मरने के लिए। लेकिन दिव्य कुछ रिएक्ट नहीं करती और बस आंसू भरी आंखों से उसे देखती रहती है। पर जैसी लड़के की नज़र उस पर पड़ती है, उसके मुंह से निकलता है, तुम, ओ गॉड,
फिर लड़का अपने बालों में हाथ फिराता है, जैसे वो अपने गुस्से को काबू करना चाहता हो। उसके बाद लंबी सांस लेकर कहता है, प्लीज तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। अभियान रायजादा के पास इतना फालतू समय नहीं होता, लेकिन वो ध्यान देता है कि लड़की आज कोई जवाब नहीं दे रही है और आज कुछ बदली बदली सी भी लग रही है। तब तक दिव्य बेहोश होकर अभियान के ऊपर ही गिर जाती है। अभियान सोचता है, क्या मुसीबत है अब। ओ गॉड, पहले ही इतना लेट हो गया है, अब यह मुसीबत। फिर वो दिविसा को अपनी गोद में उठाता है और उसे पैसेंजर सीट पर बैठाता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और अपनी गाड़ी सिटी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ देता है। तभी उसका ध्यान जाता है कि फ़ोन रिंग कर रहा है। वो अपना फ़ोन चेक करता है, लेकिन ये उसका फ़ोन तो नहीं था जो रिंग कर रहा है। फिर वो अपनी नज़र इधर उधर करता है तो सीट के नीचे उसे फ़ोन नज़र आता है। शायद जब वो दिव्य को सीट पर बैठा रहा था, तब फोन दिव्य के हाथ से छूटकर नीचे गिर गया था। अभियान देखता है स्क्रीन पर किसी बेदू नाम से कॉल आ रहा था। वो तुरंत कॉल रिसीव कर लेता है और फिर बिना सामने की बात सुने बोलता है, ये जिस लड़की का फ़ोन है वो इस वक्त मेरे साथ है और मैं उसे सिटी हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। यह रास्ते में बेहोश हो गई थी। तब दूसरी साइड से एक डरी हुई आवाज़ आती है, थैंक यू सर, प्लीज हॉस्पिटल ले आइए, हम अभी यहीं हैं और आपका बाहर वेट कर रहे हैं। थोड़ी देर में अभियान की कार हॉस्पिटल के बाहर रुकती है और वो दिव्य को गोद में लेकर बाहर निकलता है। बाहर खड़ी बेदू की नज़र जैसे ही उन पर पड़ती है, वो दौड़कर उनके पास आती है। दिव्य के गाल पर हाथ रखकर कहती है, दिव्य होश में आओ। अभियान उसे इग्नोर करके हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। बेदू और परिधि भी उसके साथ अंदर आती हैं और दिव्य को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया जाता है। अभियान भी वहीं खड़ा हो जाता है। तब तक उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद तीनों सलमा निवास पहुंचती हैं तो सब उन्हें हॉल में ही नजर आ जाते हैं। जैसे ही उनकी नज़र तीनों पर पड़ती है, सूरज जी पूछते हैं, उन्हें इतना लेट क्यों हुआ। लेकिन दिव्य कोई जवाब नहीं देती है और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। तब सूरज जी परिधि की तरफ देखते हैं तो वो डर जाती है। फिर हकलाते हुए कहती है, वो हम हॉस्पिटल गए थे। सूरज जी एक आईब्रो उठाकर देखते हैं, जैसे पूछना चाहते हो कि क्यों गए थे हॉस्पिटल। परिधि डरते हुए कहती है, वो दी बेहोश हो गई थी। तब आलोक जी टेंशन में पूछते हैं, क्या हुआ उसे, ठीक तो है वो। जिस पर सभी परिधि की तरफ देखने लगते हैं तो वो लंबी सांस लेती है और कहती है, दी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। परिधि इतना बोलकर अपने रूम में चली गई। वहीं सूरज जी अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गए और बोले, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कुछ समय में इलेक्शन है और अगर ये बात बाहर आई तो हमारी बहुत बदनामी होगी और हमारी पार्टी को भी नुकसान होगा। हमें कुछ तो करना पड़ेगा। ये जो मुसीबत हमारे ऊपर आई है, इसका कुछ सॉल्यूशन खोजना होगा। अगली सुबह सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे ब्रेकफास्ट के लिए। पूरे टेबल पर शांति थी। उस शांति को भंग करते हुए सूरज जी की आवाज़ आती है, जो दिव्य से कहते हैं, बेटा आपको अभी शादी के बारे में भूलना होगा। आखिर कब तक आप धोखे के साए में रहेंगी। इसलिए हमें लगता है कि आपको अबॉर्शन करवा लेना चाहिए। आखिर आपकी उम्र ही क्या है, क्यों आप जीवन भर का दुख काटें। तो वह हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है। आप आज अपनी माँ के साथ डॉक्टर के पास जाएंगी और बहुत ही सीक्रेटली ये प्रोसेस होगा, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा और आपकी लाइफ भी बर्बाद नहीं होगी। वही सूरज जी की बात सुनकर दिव्य का चेहरा पीला पड़ जाता है और अपनी कुर्ती अपनी मुट्ठी में भींच लेती है। फिर हिम्मत करके कहती है, हम अबॉर्शन नहीं करवाएंगे। दिव्य की बात सुनकर सूरज जी को गुस्सा आ जाता है, लेकिन दिविसा उन्हें इग्नोर करके अपने रूम की तरफ भाग जाती है। तभी उसे पीछे से आवाज आती है, जो रमन की थी, तुम्हें वो करना होगा जो बड़े पापा कह रहे हैं। तैयार रहना, थोड़ी देर में मैं खुद तुम्हें और बड़ी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। जिस पर दिव्य कहती है, हम कहीं नहीं जाएंगे, और अपने कमरे में चली जाती है और यहाँ टेबल पर सबको गुस्से में छोड़ जाती है, सिवाय दादी और आलोक जी के। दोनों को ही दिविसा के लिए बुरा लग रहा था। दिविसा का रूम। दिविसा अपने रूम में बैठी रो रही थी और उसका हाथ अपने पेट पर था। वो कहती है, बच्चा, आपकी मम्मी आपको कुछ नहीं होने देंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। फिर कहती है, क्या हम आपके पापा से बात करें, हो सकता है आपके आने की खबर से वो बदल जाएं, आपको और हमें अपना लें। फिर दिविसा अपना फ़ोन खोजती है और जीत का नंबर डायल करती है।
2-4 बार कॉल करने पर भी कोई कॉल नहीं उठाता तो दिविसा निराश हो जाती है। फिर कहती है एक बार और ट्राई करते हैं, हो सकता है इस बार उठा लें। वो एक बार फिर से ट्राई करती है तो इस बार कॉल उठ जाता है। जैसे ही दिव्य कुछ बोलने वाली होती है, उधर से एक लड़की की आवाज़ आती है जो हेलो कहती है। ओह हेलो, कौन है? दिव्य को आवाज़ जानी पहचानी नहीं लगती तो सोचती है किसने जीत का फ़ोन उठाया है। थोड़ी देर शांति रहने के बाद दूसरी साइड से आवाज़ आती है, कौन है? जब बात नहीं करनी होती है तो कॉल क्यों करते हैं? आवाज़ सुनकर दिविसा होश में आती है। फिर कहती है, ये नंबर तो जीत का है ना? क्या मेरी जीत से बात हो सकती है? तो सामने से आवाज़ आती है, जीत बाथरूम में है। वैसे तुम कौन बोल रही हो? तो दिव्य कहती है, जी मैं, वो मेरा नाम दिविसा है। उनसे कहिए कुछ ज़रूरी बात करनी है। बात बहुत ज़रूरी है। तो उधर जब वो लड़की दिविसा का नाम सुनती है तो उसकी मुट्ठी कस जाती है और वो कहती है, आज के बाद कॉल मत करना। जीत बस मेरा है, वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। जब दीदी ये सुनती है तो सुन रह जाती है। फिर हिम्मत करके कहती है, वो मेरे होने वाले बच्चे के पिता हैं, मुझे जीत को ये बात बतानी है। जब वो लड़की ये सुनती है तो गुस्से में आग बबूला हो जाती है और कहती है, तुम्हें अबॉर्शन करवा लो, जीत मेरा पति है और वो तुम्हारा कभी नहीं होगा, और फ़ोन काट देती है। इधर देवी तो उसकी बात सुनकर ही सदमे में चली जाती है। क्या जीत की पत्नी, मतलब वो पहले से शादीशुदा था? एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। उधर जीत के रूम में वो लड़की गुस्से में तमतमा रही थी। जीत जैसे ही बाथरूम से बाहर आता है, वो उस लड़की के पास जाता है और कहता है, क्या हुआ जान, बहुत गुस्से में हो, कुछ हुआ है क्या? बस इतना सुनना था कि वो लड़की गुस्से में जीत का कॉलर पकड़ती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मैंने कहा था ना कि मुझे धोखा देने की सोचना भी मत। फिर कैसे कर सकते हो तुम ऐसा? कैसे कर सकते हो? जीत जैसे ही उस लड़की की बात सुनता है, डर से उसका चेहरा काला पड़ जाता है। वो हकलाते हुए कहता है, ये क्या कह रही हो तुम? राधिका, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? तभी राधिका कहती है, मुझे बेवकूफ़ समझा है तुमने, अपनी उस दूसरी पत्नी की तरह, उसके साथ ही सोए थे ना तुम? ये सुनते ही जीत शांत हो जाता है और उसके चेहरे में एक दर्द उभर आता है। जैसे ही राधिका जीत का चेहरा देखती है तो गुस्से में सामने पड़ा बॉक्स उठाकर फेंक देती है और चिल्लाते हुए कहती है, तुम किसी के बारे में कैसे सोच सकते हो? क्या तुम उससे प्यार करने लगे हो? जीत कहता है, नहीं, लेकिन हमने उस लड़की के साथ बहुत गलत किया है जिसके लिए मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। राधिका कहती है, क्योंकि गलती तुम्हारी है। हमने नहीं कहा था तुम्हें उसके साथ सोने के लिए, वो तुमने अपनी मर्जी से किया था। और गुस्से में कमरे से चली जाती है। दिव्य का रूम। दिव्य अपनी दादी की गोद में सर रखकर लेटी हुई थी और दादी उसके बालों को सहला रही थी। तो दिव्य कहती है, दादी, इसमें इस बच्चे की क्या गलती है? सब क्यों दूसरों की गलती की सजा क्यों इसे देना चाहते हैं? तभी कमरे में रमन आता है और कहता है, 5 मिनट में बाहर आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो दादी कहती हैं, वो कहीं नहीं जाएगी, तुम लोगों को कोई अधिकार नहीं है इसकी ज़िंदगी के फैसले लेने का। तभी रमन हंसता है और कहता है, दादी, अगर इसे इस घर में रहना है तो हमारी बात तो माननी पड़ेगी। अब ये सब हमारा है और इस घर में हमारे हिसाब से रहना होगा। वही दादी ये सुनकर शौक रह जाती हैं। तब तक रमन दिव्य का हाथ पकड़कर खींचकर उसे ले जाने लगता है। दिव्य बस अपना हाथ छुड़ाना चाहती है पर वो कुछ नहीं कर पाती। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में दिव्य एक बेड पर लेटी थी और डॉक्टर उसके सामने खड़ी होकर उसका चेकअप कर रही होती है। तभी दिव्य डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहती है, प्लीज़ डॉक्टर, ऐसा मत करिए, मेरे बच्चे को मत मारिए, ये मेरे जीने की आखिरी उम्मीद है। डॉक्टर कहती हैं, तुम लोगों को ये बात पहले सोचना चाहिए, बिना शादी के ये सब करते ही क्यों हो? सॉरी बच्चा, पर ये करना होगा, तुम्हारी फैमिली यही चाहती है और उन्होंने कहा है कि तुम अभी माइनर भी हो। वहीं ये सुनकर दिविसा को झटका लगता है। क्या यह सच में उसकी फैमिली है? फिर वो लंबी सांस लेती है और डॉक्टर को अपने बारे में सब कुछ बता देती है। डॉक्टर का यह सब सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर के केबिन में रमा जी अंदर आती हैं तो देखती हैं कि डॉक्टर नीचे पड़ी करा रही है और दिव्य कहीं भी केबिन में नहीं है। रमा जी दौड़कर डॉक्टर के पास जाती हैं और पूछती हैं, ये कैसे हुआ? और जोर से रमन को आवाज़ लगाती हैं।
रमन अंदर आता है और नज़ारा देखता है तो शौक रह जाता है। फिर वो डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर वो लड़की कहाँ है? डॉक्टर बैक साइड की डोर की तरफ इशारा करती हैं और कहती हैं, भाग गई वो। रमन जल्दी से बाहर आता है और किसी को कॉल करता है और कहता है, जल्दी सिटी हॉस्पिटल के आसपास एक लड़की को खोजो और ख़त्म कर दो उसे। कहकर फ़ोन काट देता है और कहता है, गलती कर दी तुमने, इसकी सज़ा तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। हम अपने घर की इज्जत को ऐसे नीलाम नहीं होने दे सकते। थोड़ी देर बाद खाली सड़क पर देविसा चारों तरफ से घिरी हुई थी। चारों तरफ गुंडे जैसे लोग थे। तभी रमन उसके नजदीक आता है और उसके जबड़े को कसकर पकड़ा है और कहता है, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने भागकर। उस धोखेबाज के खून को बचाने के लिए तुम हमारे घर की इज्जत दांव पर लगा रही हो। दिव्य रमन के हाथ को झटक कर कहती है, ये बस हमारा बच्चा है और किसी का नहीं, और हम इसे कुछ नहीं होने देंगे। तभी रमन कहता है, इसे यहाँ से पकड़ कर ले जाओ और ख़त्म कर दो इसे। ऐसा कहकर जैसे ही वो मुड़ता है, दिव्य उसे धक्का दे देती है और वहाँ से भाग जाती है। तो रमन कहता है, तुम सब खड़े क्यों हो? पकड़ो उसे। भागने नहीं पाए वो। दिव्य अपनी पूरी हिम्मत करके भाग रही थी। अब वो एक खाली अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास आ जाती है और वो उसमें छुप जाती है। पर तभी वहाँ आ जाते हैं और उसे खोजने लगते हैं। वो वहाँ नहीं मिलती तो वो जाने को मुड़ते हैं तो दिविसा को सांस आती है, पर तभी उसका फोन रिंग कर देता है, जिस कारण वो गुंडे रिंग की दिशा में चल देते हैं। उन्हें दिव्य नजर आ जाती है, पर तभी दिव्य जल्दी से ऊपर की सीढ़ी की तरफ भाग जाती है और बिना रुके हिम्मत करके ऊपर भागने लगती है और गुंडे उसके पीछे थे। तभी दिविसा को थर्ड फ्लोर पर एक आदमी खड़ा दिखता है। दिविसा भाग करके उसकी तरफ जाती है और पीछे से उस आदमी को गले लगा लेती है और डरते हुए कहती है, प्लीज़ हमारी हेल्प कर दीजिए, वो हमें मार देंगे। वो आदमी दिविसा की कपकपी महसूस कर पाता है, पर वो जल्दी से गुस्से में पलटता है। अभियान ही था और ये बिल्डिंग भी उसी की थी। कुछ कारण से यहाँ काम बंद हो गया था, इसलिए वो यहाँ देखने अकेले ही आ गया था, क्योंकि वो पास से ही गुजर रहा था और अभी वो अपने असिस्टेंट से फ़ोन पर बात कर रहा था। नेक्स्ट पार्ट।